हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पंकज गुप्ता एंड वेलकम टू अपलिफ्ट फिजिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, जब एक रॉकेट स्पेस में उड़ रहा होता है तो उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर स्मोक को इजेक्ट करके उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में चेंज लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इरोडो में हमारे पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 181। इसमें देखिए क्या गिवन है, एक स्पेसशिप ऑफ मास m0 मूव्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v0। ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में ये वेलोसिटी v0 से उड़ रहा है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है टू चेंज द मोशन डायरेक्शन अ जेट इंजन इज स्विच्ड ऑन। ठीक है, एक जेट इंजन को स्विच ऑन किया जाता है। इट स्टार्ट्स इजेक्टिंग अ गैस जेट विद अ वेलोसिटी u, है ना, विच इज कांस्टेंट रिलेटिव टू द स्पेसशिप एंड डायरेक्टेड एट राइट एंगल टू द स्पेसशिप मोशन। मतलब जो स्पेसशिप का मोशन है उसके परपेंडिकुलर इजेक्ट किया जा रहा है। आगे क्या कहा गया, द इंजन इज शट डाउन व्हेन द मास ऑफ द स्पेसशिप डिक्रीजेस टू m। मतलब इनिशियल मास m0 था, बाद में m बचा है। ठीक है, थ्रो व्हाट एंगल अल्फा डिड द मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्पेसशिप डेविएट ड्यू टू द जेट इंजन ऑपरेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या गिवन है कि जैसे हमारे पास एक स्पेसशिप है, ये मान लीजिए ये हमारा स्पेसशिप है। ठीक है, और ये मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v0 है। ओके, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। ये बताने के लिए है कि इस समय पर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। बात समझ गए, ग्रेविटी फ्री स्पेस है यहाँ पर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइड थ्रस्टर है, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या करेगा, गैस को इजेक्ट करेगा। तो गैस इस डायरेक्शन में, उसकी रिलेटिव स्पीड u है और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इजेक्ट हो रहा है। बात समझ में आया? तो इस समय पर जैसे इसका मास कितना है, m0 है, और किस रेट से मास इजेक्ट हो रहा है वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हो सकता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमें गिवन नहीं है। समझ में आया? तो सबसे पहले देखिए ये मोशन किस तरह से होगा। तो आपको पता है कि ये एक वेरिएबल मास का सिस्टम है। तो यहाँ से जब गैस इजेक्ट करेगा तो इसकी वजह से सिस्टम पर यानी स्पेसशिप पर एक फोर्स आएगा, दैट इज द थ्रस्ट फोर्स। तो देखिए वो थ्रस्ट फोर्स कितना होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि थ्रस्ट फोर्स कितना होता है, दैट थ्रस्ट फोर्स इक्वल्स टू dm/dt इंटू u रिलेटिव। इतना समझ में आया? तो मुझे एक बात बताइए, जो थ्रस्ट फोर्स होता है वो ये वैल्यू है। इवन हमें dm/dt गिवन नहीं है, लेकिन हमें रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड गिवन है कि वो इस डायरेक्शन में है। बात समझ गए, और वो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो अगर हम थ्रस्ट फोर्स को एज ए कॉफिशिएंटली एस्टिमेट करें तो एफ थ्रस्ट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, dm/dt। ओके, और यू रिलेटिव देखिए इस डायरेक्शन में है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो यू रिलेटिव हमने यू रख दिया। तो मुझे एक बात बताइए, ये थ्रस्ट फोर्स किस ओर आएगा। तो क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये dm/dt जो है वो इटसेल्फ एक नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जो dm/dt इटसेल्फ नेगेटिव वैल्यू है, तो ये एफ थ्रस्ट बेसिकली क्या आ रहा है, सम नेगेटिव वैल्यू इनटू u, यानी कि जिस डायरेक्शन में u है ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये थ्रस्ट फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो देखिए थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में, हम तो मैं यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड बना दे रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल पॉजिटिव वैल्यू हो। तो ये थ्रस्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लेगा। अब बताइए स्टूडेंट, सबसे पहली बात, जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर थ्रस्ट फोर्स है और इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं है। तो क्योंकि ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इसीलिए ये फोर्स इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? नॉर्मल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब इसकी स्पीड में चेंज नहीं आएगा, तो इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। समझ में आई बात? अब ये जो परपेंडिकुलर फोर्स दे रहा है ये क्या करेगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन जनरेट करेगा। और नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या करता है, किसी पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर डिसाइड करता है और उसके हिसाब से इसको उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक छोटे से आर्क पे मूव कराता है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आप बोल सकते हो लेट से रो है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगा, वो नॉर्मल एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर लोकेशन पे किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस। तो अगर इस मोमेंट पर डिस्कस करें तो इसका मास कितना है, m0 है। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर तो ये कहानी है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो थ्रस्ट फोर्स है
इसमें अगर आप देखें कि dm/dt की वैल्यू हमें गिवन नहीं है और u कांस्टेंट हमें मालूम है, लेकिन हमें पता है कि मास लगातार इजेक्ट होते जा रहा है, तो इसका मास क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। समझ आई बात? तो ये इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन की वजह से इसका ऐसे डायरेक्शन चेंज करते हुए ले जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि अब हमें इस पूरे एनालिसिस को किसी टाइम t पर शिफ्ट कर देना चाहिए, बिकॉज इसका मास भी क्या है, लगातार वेरिएबल है। ओके, तो ये जो स्पेसशिप है इस मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v0 है, इसका मास m0 नहीं होकर कितना है, m मास है। समझ आई बात? तो अगर m मास है तो डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा कि थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू dm/dt इंटू यू है और m की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, इसलिए हम एट एनी मोमेंट पर आ चुके हैं। वही थ्रस्टर इधर u वेलोसिटी से गैस इजेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से थ्रस्ट फोर्स ऐसे एक्ट करेगा। ओके, और F थ्रस्ट के हिसाब से ये अपना एक सेंटर ऑफ कर्वेचर डिसाइड करेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के अबाउट dt टाइम के लिए घूम जाएगा। समझ आई बात? तो मैंने मान लिया कि इस समय तक इसकी वेलोसिटी जो है वो इनिशियली से कितना एंगल चेंज कर चुकी है, फाई एंगल चेंज कर चुकी है। ठीक है, अब जो फाई एंगल चेंज हुआ है उसमें फर्दर और कितने एंगल का चेंज आएगा, क्योंकि इसकी स्पीड में है ना, आप देख सकते हो इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन अब थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज मॉड ऑफ dm/dt इंटू यू। इतना समझ में आ रहा है? तो देखिए इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना होगा, an, दैट इज इक्वल्स टू F थ्रस्ट का मैग्नीट्यूड अपॉन m। ठीक है, और ये जो आप नॉर्मल एक्सेलरेशन देख रहे हो ना बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी होती है, स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए ये कितना आएगा, तो ये मैंने लिखा dm/dt इंटू यू डिवाइडेड बाई m। अब बच्चों देखिए ये क्योंकि f का मैग्नीट्यूड है और हमें मालूम है कि dm/dt इटसेल्फ नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने बाहर एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है और dm/dt इटसेल्फ एक नेगेटिव क्वांटिटी है। इतना सबको समझ में आ गया? अब यहाँ से क्योंकि क्वेश्चन में हमें इसको किस ट्रैक पर लेकर जाना है, हमें इसको कि कितना एंगल चेंज हो गया टोटल, हमें यहाँ पर m के फंक्शन के फॉर्म में ये फाई एंगल एस्टिमेट करके बताना है। तो देखिए इस नॉर्मल एक्सेलरेशन की वजह से इस फाई में भी थोड़ा सा चेंज आया होगा। तो देखो बच्चों, अगर यहाँ पर इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो आपको पता है कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो v0 स्क्वायर बाई रो है और रो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है कितना होता है, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना वो होता है एलिमेंट्री पाथ लेंथ अपॉन उसके जो डायरेक्शन है, मतलब जो टेंजेंट है उसमें कितने एंगल का चेंज आया है। ठीक है, ये आपने काइनेमेटिक्स में देखा होगा, तो ds/d5 होगा। ये बात समझ में आया? तो अगर हम इसको रिलेट करना चाहें तो रो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ds/dt, ओके, और इधर आपका लिखा हुआ है dt/d5। और आपको पता है ये ds/dt किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ds/dt रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप लिख सकते हैं दैट इज v0 dt/d5। बात समझ में आ रहा है? तो इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो देखो यहाँ सब्सटीट्यूट करने पे आएगा v0 स्क्वायर अपॉन बाई v0 इंटू dt इंटू d5। ठीक है, ये d5 ऊपर चला गया, दैट इज इक्वल्स टू माइनस dm u अपॉन m dt। ठीक है, तो हम लोग dt से dt को यहाँ क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करने पे हमारे पास क्या रिलेशन आ रहा है, v0 इंटू d5 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ u dm अपॉन m। ओके, तो चलिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इनिशियल मास कितना था, m0 था, और फाइनल मास कितना है, m है। तो इनिशियली अगर उसका एंगल 0 था और m मास पर एंगल फाई है, तो दिस वैल्यू इज v0 टाइम्स फाई। ठीक है, v0 तो कांस्टेंट है, कॉमन आ गया, d5 का इंटीग्रेशन फाई हो गया, एंड माइनस ऑफ u टाइम्स ऑफ ln m बाय m0। ओके, तो इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखिए सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है, फाई की वैल्यू, फाई आ रहा है माइनस का u बाई v0, और इवन अगर हम चाहें इस माइनस को अंदर इंक्लूड कर दें तो दैट इज u बाई v0 एंड ln
आपको दिख रहा होगा m बाई एम नॉट, ln m बाई एम नॉट, बिकॉज m इज लेस देन m नॉट, तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इस माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दैट इज m नॉट बाई m। तो इसके करस्पॉन्डिंग दिस इज, जितने एंगल से उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके के कंटेंट के साथ अपने जेई मेन और एडवांस की स्टडी करना चाहते हैं तो आप अपलिफ्ट जेई ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर हमारे इस टाइप के कोर्सेज जो जेई मेन और जेई एडवांस से ओरिएंटेड है वो वहाँ पर अवेलेबल हैं। थैंक यू।